नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, युद्ध अब तो 23 दिन हो गए और इस 23 दिन में हालात पूरी तरीके से 360 डिग्री घूम चुके हैं। ट्रंप साहब खुद भी अब यू टर्न मार चुके हैं, जैसा हम सबने देखा कि कैसे ईरान पर लगे हुए जो लंबे समय से लगा हुआ प्रतिबंध है तेल खरीद को लेकर के, वो हटाना पड़ गया। सर, जो ओवरऑल परिस्थितियां हैं वो क्या कहती हैं? क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि ट्रंप को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? एक दूसरी तरफ उधर इजराइल और अमेरिका को लेकर के भी बहुत सारी बातचीत चल रही है। धोखे की बात भी चल रही है, इजराइल अमेरिका के बीच दूरी की बात भी चल रही है। तो बहुत छोटा छोटा जरा कि इसमें भी समझे कि क्या वास्तव में इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है क्या? जय संविधान। जय राम प्रकाश जी, अगर आप टेबल टेनिस खेले हों तो दो तरह से टेबल टेनिस खेला जाता है। एक तो है एग्रेशन में और एक होता है डिफेंस में। अच्छा, एग्रेशन में तो आप शॉट पे शॉट मार रहे हैं, आप जीत गए। जो डिफेंस वाला है वो दूसरे को थका देता है, एग्रेसर को थका देता है। आप कितनी भी बड़ी शॉट मारो, वो धीरे से उस शॉट को उठा देता है और एग्रेसर जो है फिर बेकाबू हो जाता है और उसके बाद वो गलती करता है, उसकी शॉट गलत हो जाती है। देखिए इसी प्रकार, अच्छा फिर आपने अगर बचपन में पतंग उड़ाई हो, पतंग भी दो तरह से काटी जाती है, एक ढील से काटी जाती है और एक खींच से काटी जाती है। भाई जब तक दूसरे की उसमें रगड़ नहीं पड़ेगी और एक पॉइंट पे रगड़ नहीं पड़ेगी, दूसरे की डोर नहीं कटेगी। तो कुछ लोग हैं जो एग्रेसर होते हैं, वो खींच के पतंग काटते हैं, कुछ लोग ढील से पतंग काटते हैं। तो देखिए जो ईरान ने दिखाया है वास्तविकता में, उसने ये दिखाया है कि धैर्य के अनुसार जो एग्रेसर है उसको कैसे थकाया जा सकता है और कैसे उसको चेकमेट किया जा सकता है, वो उसने कर दिया। अच्छा, ये जो अमेरिका और इजराइल में इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इतना सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और सिनेरियो एनालिसिस पढ़ाने वाले लोग हैं, वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो ईरान ने 6 महीने पहले दिखाया था, ये उसका रिपीटिशन हो जाएगा। और उसके बाद जो ईरानी पब्लिक ने जो चेकमेट किया है, एक तरह से ईरानी पब्लिक कह रहा है अब सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सीज फायर कर लेंगे क्योंकि आपको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपकी खत्म हो रही हैं, आपका डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो आप अभी तो कर लेंगे, 6 महीने में रिकूप कर लेंगे, फिर आक्रमण कर देंगे। तो वी वांट ए परमानेंट सॉल्यूशन, ये ईरानी पब्लिक ने भी कह दिया और ईरान के रिजीम ने भी कह दिया है। जैसे आपने संदर्भ लिया कि अमेरिका ने कहा कि हम ईरान पे सैंक्शंस 1 महीने के लिए हटा रहे हैं, अब देखिए उसका भी ईरान ने क्या बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा हमारे पास सरप्लस ऑयल है ही नहीं, क्योंकि ईरान ये जानता है कि उसे इस लड़ाई की कॉस्ट को बढ़ाना है और उसने बढ़ा दिया। अमेरिका क्यों परेशान है? क्योंकि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर उसने यातायात को प्रभावित कर दिया और तेल की कमी हो गई, तो पूरा विश्व अमेरिका को गाली देगा, ईरान को गाली नहीं देगा, क्योंकि एग्रेसर अमेरिका है, इजराइल है। अब गाली खाने के लिए तैयार हो जाए, यूरोप ने साथ छोड़ दिया। चेक रिपब्लिक के अंदर इजराइल के जो इक्विपमेंट्स बनाने के कंपनीज थी उसको बंद कर दिया गया। मलेशिया ने ट्रेड जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया। यूरोप ने हाथ छोड़ दिया। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इस लोगों के एग्रेशन का विरोध कर रहे हैं, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा है इनको मैं कावर्ड कहूं या क्या कहूं, लेकिन जब उन्होंने बेइज्जती की थी यूरोपियन कंट्रीज की और बाकी देशों की, तो उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। तो देखिए ईरान के लोगों ने या तो ईरान के प्रोफेसर्स ने ये दिमाग लगाया है किस प्रकार की सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग किया है और किस प्रकार के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का उपयोग किया है कि आज के तारीख में हर विश्व के हर देश के अंदर ईरानी रिजीम के लिए सहानुभूति प्रकट हो गई और पूरा देश यूनाइट हो गया है। अच्छा, फिर ये भड़म्बा बांधा कि साहब वो 2,500 सैनिक हमारे नवेरीज जो हैं वो ईरान के अंदर फुट ऑन सोल्जर्स बिल्कुल ग्राउंड पे चले जाएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वो कब्जा कर लेंगे। अच्छा, ईरान ने और बढ़िया किया। जैसे पहले आपने देखा होगा ना, जब मुगल्स और हिंदुओं में लड़ाई होती थी तो मुगल्स क्या करते थे, अपनी सेना के सामने गाय खड़ी कर देते थे। अब हिंदुओं के लिए बड़ी मुश्किल है, गाय पे अटैक कैसे करें, गाय को मारेंगे तो हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। उन्होंने क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जहां उनके बीचेस हैं उसके पास उन्होंने इंडियन शिप्स को खड़ा कर दिया और कहा कि बेटा अटैक करोगे तो सबसे पहले अटैक जो होगा वो ईरानी शिप्स पे होगा, इंडियन शिप्स पे होगा। और इंडियन शिप्स पे होगा तो थोड़ा बहुत जो आपके साथ आज के तारीख में युद्ध में
अग्रसर, अच्छा श्रीलंका ने अपने बेसिस को यूज करने से मना कर दिया, श्रीलंका जैसे देश ने। तो कोई देश अमेरिका इजराइल को ऐसा नहीं समझ में आ रहा है जहां से उसको कोई सहायता मिल रही हो, और ईरान को हर जगह सिंपैथी मिल रही है। और उसने ये भी दिखा दिया है कि लड़ाई को इतना लंबा खींचेंगे और इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा देंगे, कॉस्ट बढ़ गई है भाई। यार सोचिए, 94 रुपीज का डॉलर, 90 था थोड़े दिनों पहले तक, 5% का रुपी का डिवेल्युएशन और 100% क्रूड की बढ़ोतरी। क्या हम झेल पाएंगे? अभी तक तो चलिए 44 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डकार लिए थे और किसी को पता नहीं चलने दिया था कि क्रूड के प्राइसेस जब आधे हो गए थे तो भी उन्होंने टैक्सेस लगा लगा के हमको लूटा था। अब वो कुशन भी खत्म हो गया भारतवर्ष के अंदर, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस सप्लाई पहुंच नहीं रही। जो जी सर उस पर हम अब जरा महंगाई और क्रूड ऑयल पर अभी आते हैं। जरा जब आपने इंडिया का जिक्र किया, मुझे एक चीज बताएं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरीके की चीजें उन्होंने ट्वीट करके देश को बता दिया है, कल की वो उन्होंने राष्ट्रपति मसूद साहब से बात की, नौरोज और ईद की उनको बधाई दी, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो ये क्षेत्रीय अस्थिरता है इसकी निंदा भी उन्होंने की, ये सब कुछ उन्होंने बताया। सर जो प्रधानमंत्री खामनेई साहब की मौत पर एक शब्द नहीं बोले, वो अगर मसूद साहब से बार बार बात भी कर लें तो क्या ही हो जाएगा, कितना वैल्यू मिल जाएगी उनको। हारमुज की बात कर रहे हैं कि उस पर खुले रखने को लेकर के उसका भी मुद्दा मैंने उठाया, क्या मसूद साहब इनको सीरियसली ले रहे होंगे? देखिए, ईरान का जो ओपिनियन है वो बड़ा स्पष्ट है। वो ये कह रहा है कि अगर इस बार हमने सीज फायर, भाई पिछली बार भी उसने ये कहा था 6 महीने पहले, एग्रेसर है इजराइल, इजराइल युद्ध रोक दे, युद्ध रुक जाएगा। इस बार वो तैयार नहीं है। वो कहता है जहां जहां से हमारे पास ये मिसाइल्स अटैक हुआ है वहां वहां मिसाइल और ड्रोन का अटैक करेंगे, और वी वांट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो इतना ज्यादा उसने विश्व को उलझा दिया है आज के तारीख में, सबकी इकोनॉमी खराब हो रही है चाइना को छोड़ के। आज के तारीख में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई है तो वो चाइना है। अच्छा, रशियन इकोनॉमी जो स्लगिश थी, जिसे 3 साल से यूक्रेन से जूझना पड़ रहा था, आज के तारीख में वो भी मिंट मनी कर, इज मिंटिंग मनी, ईरान इज मिंटिंग मनी, चाइना इज गेटिंग द बेनिफिट। और सबसे ज्यादा युद्ध के अंदर उलझा कौन है? वो मित्र राष्ट्र अमेरिका और इजराइल उलझे हुए हैं। अच्छा, जो सॉफ्ट स्किल्स में और जो इमोशनल गेम है वो भी इतना अच्छा ईरान खेल रहा है। अरब कंट्रीज के अंदर विद्रोह शुरू हो रहा है कि भैया लड़ाई थी इजराइल और ईरान की, तुम काहे के लिए घुस गए। मैं कल एक कार्यक्रम में था और वहां पे ईरानियन एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हम अपने अरब कंट्रीज के मित्रों से ये कह रहे हैं कि भाई तुम अपने मैदानी क्षेत्र से अमेरिका और इजराइल को अगर एयर बेसिस से अटैक करने की अनुमति दे रहे हो तो या तो तुम्हारी सहमति से हो रहा है या तुम गुलाम हो गए हो। अगर तुम्हारी सहमति से हो रहा है तो बताओ हम काउंटर अटैक क्यों ना करें, और तुम्हारी सहमति से नहीं हो रहा है, तुम्हें दास प्रथा में अमेरिका और इजराइल ने अगर झोंक दिया है तो हम छुड़ाने के लिए तैयार हैं, हमारा साथ दो। तो इतना बढ़िया इमोशनल रणव्यूह उसने बनाया, चक्रव्यूह बनाया है आज के तारीख में ईरान में। जो भी आदमी इस युद्ध को देख रहा है वो देख रहा है कि अमेरिका एग्रेसर है, इजराइल एग्रेसर है, और वो ईरान को परेशान कर रहा है। और अगर ईरान ये लड़ाई किसी वजह से भी हार गया, जिसकी कोई संभावना नहीं है, जब आप वियतनाम नहीं जीत पाए, जब आप अफगानिस्तान नहीं जीत पाए, तो ईरान तो बहुत दूर की कौड़ी है। और अगर तो वही स्थिति हो जाएगी राम प्रकाश जी, जो आपको याद होगा राणा प्रताप की स्थिति हुई थी। ये मान सिंह ने लेटर जो राणा प्रताप ने लिखा था अकबर को, क्योंकि उनके बेटे ने जो घास की रोटी उनकी माँ ने बनाई थी उसको कुत्ता छीन के भाग रहा था, वो द्रवित हो गए थे और उन्होंने कहा था मैं सरेंडर करना चाहता हूं, और मान सिंह ने कहा था कि तुम लड़ते रहो। तो आज के तारीख में यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो वांट दैट ईरान शुड फाइट बैक। अगर ये नहीं फाइट बैक करेगा तो अमेरिका की तो गुंडागर्दी यूरोप को भी, अरे यार तुम यूरोप के वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों का अपमान कर रहे हो। तुम जापान पे, मतलब किसी कनाडा पे तुम कुछ बोल देते हो। कनाडा ने भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दिया, पूरा वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। और दैट मतलब ये जो तमाम देश कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इटली को हमने देखा, हम फ्रांस को देख रहे हैं, ये सारे देश बिल्कुल प्लान्ड तरीके से ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं
और एक तरीके से क्या इसको सहमति माना जाए कि वो ईरान से खड़े हैं? मतलब आप जो कह रहे हैं वो तो कुछ यही साउंड कर रहा है। नहीं, ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, ईरान के साथ वो खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन एक इनडायरेक्ट मैसेज उन्होंने दे दिया कि किसी भी आदमी को इतना ज्यादा शक्तिशाली मत बना दो और इतना ज्यादा निरंकुश मत बनवा दो। देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, अगर आप किसी गुंडे का विरोध नहीं करते, अगर आप तानाशाही का विरोध नहीं करते, तो एक दिन वो आपको भी निगलेगा। फिर वो इंडिया में आके कहेगा कि नहीं नहीं, यू कैन नॉट रन द कंट्री। जैसे चर्चिल ने कह दिया था कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ रनिंग देयर ओन नेशन एंड फॉर 75 ईयर्स वी कुड सर्वाइव। अब चलिए 4-6 साल से हमारा भी पराभव शुरू हो गया। चर्चिल की बात थोड़ी बहुत सही नजर आती है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जमाने में तो वो बात नहीं सही हुई थी ना। तो कल वो कह देगा कि ठीक है, हमने क्यूबा पे कर लिया, हमने वेनेजुला कर लिया, हमने ईरान कर लिया, और भाई मोदी जी देखिए आपके बस का नहीं है, आप नहीं चला पाओगे इंडिया को, वी विल रन बेटर, आई टेक ओवर एंड यू विल, आपको मैंने बना दिया है, ये लीज पे आपको दिया है, इतने लाख करोड़ मुझे हर महीने भेज दिया कीजिएगा। अदरवाइज जैसे पहले पट्टा देके जाते थे, जैसे भगवान श्री राम ने विभीषण को कह दिया था कि ठीक है अब आप लंका का वो करो, उसका ध्यान रखो, वैसे ही वो करेगा। तो देखिए उनकी, ये यूरोप भी चाहता था, क्योंकि यूरोप भी देख रहा था कि आज तक जो सम्मान अमेरिकन प्रेसिडेंट यूरोप को दिया करते थे वो देना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप वाज मेकिंग मॉकरी वेरी बड़ी फॉर दैट मैटर। कनाडा को नहीं छोड़ा, फ्रांस को नहीं छोड़ा, जर्मनी को नहीं छोड़ा, इटली को नहीं छोड़ा, जापान, मतलब किस कंट्री को, भारत को नहीं छोड़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो 27% वर्ल्ड की जीडीपी को कंट्रोल करते हैं, उनकी अगर आकांक्षाओं को नहीं रोका गया, और उन्होंने कही दिया था यूरोप से कि भाई आप लोग क्या यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन तो यूरोपियन प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर सेट कि जितनी मदद आप कर रहे हो उससे ज्यादा मदद तो हम कर रहे हैं यूक्रेन की, आप क्या मदद कर रहे हो। फिर साहब हमने आपको मदद की इसलिए आपके जो मिनरल्स हैं उसमें अमेरिका का अधिकार होगा। भाई तुम्हारा क्यों अधिकार होगा, यूरोपियन यूनियन का और नेटो का क्यों नहीं होगा। तो एक प्रकार से जो अमेरिका की दादागिरी है, भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल के विरोध नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, मजाक में बनाऊं, मैं बहुत सारे गोदी मीडिया में रामप्रकाश जी जाता हूं, बहुत सारे गोदी मीडिया के एंकर्स ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझसे कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, और 80% एम्प्लॉइज ऑफ गोदी मीडिया कहते हैं स्वामी साहब जो बात हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते, वो आप कह देते हैं इसलिए आपको बुलाते हैं। सर इस बीच में एक चीज हम ये भी देख रहे हैं, जो बार बार एक खबर आ रही है कि ट्रंप को इजराइल ही धोखा दे रहा है। ये कैसे? और ट्रंप इसको लेकर के जो ट्रंप के जो स्टेटमेंट है वो उसको सही भी साबित कर रहे हैं। तो इजराइल के चलते ही तो ट्रंप युद्ध कर रहे हैं, फिर इजराइल ट्रंप को धोखा क्यों देगा? देखिए, इजराइल ने वास्तविकता में एक चाहता था कि इस सब कॉन्टिनेंट में उसकी सुप्रीमेसी हो जाए। अच्छा मानी बात है, अमेरिका दूर बैठा हुआ है, और अगर मान लीजिए आपका जो सुपर बॉस है उसको आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो एक तरह से पूंछ फंसा दी उन्होंने, इजराइल ने अमेरिका की। वरना ये लड़ाई इजराइल और ईरान की होती, और इजराइल ईरान की लड़ाई होती, चलती रहती, कोई पूरा वर्ल्ड इफेक्ट ना होता ना। ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज पे, बाकी मित्र राष्ट्रों पे एयर बेसिस पे अटैक करता। तो इजराइल ने चालाकी क्या की कि अमेरिका को प्रोवोक करके उनके एयर बेसिस से अटैक करा दिया, ईरान ने काउंटर अटैक उनके एयर बेसिस पे कर दिया। तो पूरे अरब कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया, अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया। अगर ना करता, मान लीजिए अगर इजराइल अमेरिका को इन्वॉल्व न करता और एयर बेसिस को इन्वॉल्व न करता, पूरी की पूरी ईरान की जो मिसाइल्स पावर है और ड्रोन पावर है वो इजराइल को अटैक कर देती, और इजराइल 90 लाख की कंट्री खत्म हो जाती। तो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस की और जॉर्डन की और बहुत सारे कंट्रीज की मुराद भी पूरी हो जाती। तो लेकिन इजराइल जानता था कि हम अकेले 90 लाख के लोग तो इससे लड़ेंगे, और इसकी पावर को हमने देख लिया है, तो बड़े दादा को भी इन्वॉल्व कर लो। अब बड़े दादा ने एयर बेसिस को वो किया, अब अरब कंट्रीज परेशान है कि हमारे बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, हमारी पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, हमारी गैस लाइन तोड़ रहे हैं, हमारे पेट्रोल वो टूट रहे हैं। अब सब कुछ अगर हो जाएगा, अब विश्व के अंदर $200 का अगर डीजल हो जाएगा, लोग पलायन कर करके अपने गांवों की तरफ चले जाएंगे क्योंकि एलपीजी नहीं मिल रही है। अब बताइए, अब लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए पर डे की जो दिहाड़ी है गुजरात में हमारी, अब 5,000 का सिलेंडर मिल रहा है। लोग अपना, वही वाली हालत हो गई है जो कोविड के समय हुई थी, गांव लोग जा रहे थे, वो स्थिति अब बन गई है। अब आप इंडस्ट्रियल गैस अगर आपको नहीं मिलेगी, और आपके अगर
प्लांट्स नहीं चलेंगे, पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे, अगर आपके फर्टिलाइजर प्लांट्स नहीं चलेंगे, सारी इंडस्ट्री तो आपने गैस पे कन्वर्ट कर दी थी, और गैस अगर नहीं आएगी तो क्या करेंगे? ईरान कहता है कि नहीं, हम इस बार सीज फायर नहीं करेंगे, इस बार जो है सीज फायर जो होगा पूरे वर्ल्ड कॉन्शियसनेस से होगा और हमारी टर्म्स पे होगा, और अमेरिका बायदाएं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है कैसे मुंह छिपाए। लेकिन क्या अमेरिका, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि नहीं वो सीज फायर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि नहीं नहीं हम बात कर सकते हैं। ईरान कह रहा है कि हमको कोई बात ही नहीं करनी, बात करने की पहली शर्त ये कि युद्ध बंद हो। अच्छा, इन सब ये सारे स्टेटमेंट ट्रंप के तरफ से आ ही रहे, और इन सब के बीच में ट्रंप जो है वो बार बार चीन को भी टारगेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चीन हमारे साथ आए, चीन हमारे साथ आए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं। सर, अगर युद्ध जीत चुके हैं तो चीन की जरूरत क्यों है? साफ तौर पे ट्रंप ने कहा है कि हारमुज पर चीन को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए। चीन क्यों खड़ा हो अमेरिका के साथ? बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा है आज के तारीख में? जब पाकिस्तान से हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसने भारत का साथ दिया था क्या? बेसिकली तो उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। फिर हम भारतवर्षीय और हमारे मोदी जी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीछे क्यों चल रहे हैं? भाई किसका साथ दिया? अमेरिका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन से हमारा नाम क्यों हटाया? बांग्लादेश का नाम और पाकिस्तान का नाम क्यों रखा? भाई अमेरिका ने हमारा साथ दिया है क्या? अमेरिका ने कोई चीन का साथ दिया है? अमेरिका ने क्या चीन के ऊपर टैरिफ लगाने की बात नहीं की थी? क्या उसको धमकाने की बात नहीं की थी? क्या चीन जो है मूर्ख है? आज के तारीख में ही इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द वॉर। वो अपने को क्यों फंसाएगा और ईरान से क्यों फंसाएगा? भाई ईरान, वो तो चाहता है ईरान लड़े और लंबा लड़े, जैसे नेटो और अमेरिका चाहते हैं यूक्रेन लड़े, वरना रशिया ने तो 15 दिन में खत्म कर दिया होता है यूक्रेन को। अगर चाइना कहे कि ठीक है, लेकिन आप भी जरा यूक्रेन का साथ छोड़िए और यूक्रेन पे अटैक कर दीजिए और जो रशिया को टेक ओवर करने दीजिए यूक्रेन को। लेकिन अगर इस सब कॉन्टिनेंट में पूरे ऑयल के वेल्स में और ऑयल पे पूरा कब्जा अमेरिका और इजराइल का हो जाता है, तो ये चाइना ऐसी मूर्खता क्यों करेगा? अब सर, जो हमने शुरू में एक बात रखी थी, जो महंगाई वाली बात कर रहे थे, हम हर रोज ये देख रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ रुपए भारत में लोगों के डूब रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपने जिक्र किया कि रुपए की साख लगातार गिरती जा रही है, ये सारे मुद्दे जो है चर्चा से बाहर है। सरकार इनको एड्रेस नहीं कर रही है। गैस की किल्लत देश में सरकार मान नहीं रही है। तेल की कीमत सरकार कह रही है बढ़ाया नहीं, 2 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिया प्रीमियम पे, और 22 रुपए इंडस्ट्रियल पे बढ़ा दिया। सर, पहले इनमें दो अलग अलग चीजें समझेंगे। पहले तो सर मैं जरा समझना चाहता हूँ, ये जो हर रोज हजारों लाखों करोड़ रुपए डूब रहे हैं, इसको कैसे जो है वो लोग निपटे? सरकार अगर इसको एड्रेस नहीं कर रही है तो लोग क्या करें? पहले हम ये समझ लें, फिर डीजल पेट्रोल पे आएंगे। अच्छा राम प्रकाश जी, आप खुद बताइए, अगर 45 लाख करोड़ों रुपए शेयर मार्केट से गायब हो गए, डूब गए, ये 45 लाख करोड़ वही तो 15-20 करोड़ लोगों के, हिंदुस्तानियों के हैं। चलिए उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी हैं, उसमें LIC का पैसा भी है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 लाख करोड़ भी लोगों का डूब गया, यही 5 लाख करोड़ रुपए तो आपकी इंडस्ट्री की परचेजिंग। अब आप बताइए, मान लीजिए आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा होता शेयर मार्केट में और आपकी तनख्वाह अलग है, तनख्वाह से आपके घर का खर्चा चला जाता था, आपके दिल को सुकून मिलता था कि मेरा 1 करोड़ का ये पोर्टफोलियो है, हर महीने 50,000 बढ़ जाता है, भाई आई एम सेफ। अब वो 1 करोड़ से घट के 70 लाख हो गया मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप परचेजिंग कर पाएंगे क्या? देख, ये साइकोलॉजिकल, आपकी उम्र में शायद आप ना ये समझते हो, लेकिन हमारी उम्र में हमने तो सारा पैसा जो है या तो शेयर मार्केट में लगाया हुआ है या FD में लगाया हुआ है। FD में इंटरेस्ट इन्होंने 2.5% कम कर दिया, 5.5-6% का इंटरेस्ट मिलता है, जो 7.5% का मिलता था। वैसे ही हमारी आमदनी 15-20 हजार रुपए महीने कम हो गई। फिर हमने शेयर मार्केट में, तो हम तसल्ली में रहते थे, चाहे हम बेचते नहीं थे, हम तसल्ली में रहते थे, यार पोर्टफोलियो है, यार आई एम सेफ, सो लेट अस परचेज। अगर मेरा पोर्टफोलियो 20% नीचे आ जाएगा तो मैं कहूंगा नहीं भाई यार, पैसा बचाओ पैसा बचाओ, जबकि मैं बेच नहीं रहा हूं, आज मुझे जरूरत नहीं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, आप रियल एस्टेट में भी डिप्रेशन देखिएगा, आप GDP में भी डिप्रेशन देखिएगा, क्योंकि लोगों के पास जो एक उन्मत्त रूप से चीजें खरीदने का मोटिवेशन होता था वो खत्म हो जाएगा।
क्योंकि हर जगह आपको दिखाई पड़ रहा है भविष्य, और ईरान इसी चीज का, इसी साइकोलॉजिकल फैक्टर का उपयोग कर रहा है। वो कह रहा है लड़ाई तो लंबी चलेगी और हम दाम भी कम नहीं होने देंगे, हम सप्लाई भी नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं देंगे किसी को। और शिप भी आपके, अच्छा ये मूर्खतापूर्ण बात, साहब 2 शिप आ गए, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। अरे 2 शिप तो एक दिन का कंजम्पशन है भारतवर्ष का। डेली 2 शिप आने चाहिए थे, 2 शिप आ गए 15 दिन में, तो उसी बड़े मस्त हो रहे हैं। और 24 शिप वहां फंसे हुए हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो लेकिन देखिए, जनता को कब तक बहकाएंगे आप? जनता को भी धीरे धीरे जब पेट, अब ये लोग बाकी इनके पास अपनी मशीनरी है, पैसा है, 10,000 दे देंगे इलेक्शन के पहले, 5,000 दे देंगे, शराब दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे, चुनाव आयोग लगाई हुआ है पूरी तरह से। लेकिन इसके बाद ये समझिए कि जो लोग, जैसे कोविड के बाद भी, किसान आंदोलन के बाद भी, हर तरफ से ये इलेक्शन सब होने के बावजूद जीत जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमने क्योंकि इलेक्शन जीत लिया, चुनाव आयोग के माध्यम से शायद जीता हो, लेकिन हम जीत गए इसलिए एवरीथिंग इज नॉर्मल। सर अभी मैं सुन रहा था, अभी जो मोदी जी एक भाषण दे रहे थे, आपने भी सुना होगा, कि देखिए दूसरे देशों में 3,000 रुपए का यूरिया बैग है, हमने 300 रुपए का दिया है। अब मुश्किल लिए है ना, डॉलर को और रुपए को अगर आप कंपेयर करेंगे, और वहां जैसे पाकिस्तान का जो करेंसी है और हमारी करेंसी है, उनके हिसाब से हमारा 1 रुपए उनके 3 रुपए के बराबर है। अगर हमारा 1 रुपए बढ़ता है, उनका 3 रुपए बढ़ता है, तो इसका माने वी आर इक्वल। लेकिन ये बात नॉर्मली तो अर्थशास्त्र नहीं पढ़े हुए और ये सारी इकोनॉमी को समझने न वाले, उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको हवा हवा में व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाता है कि नहीं, विश्व के सामने सबसे बड़ा इशू ये है, हिंदू धर्म को बचाना है और मुसलमानों को जो है उनको मुगलों से बदला लेना है। हमें कौन सा हिंदुस्तान के अंदर मुगल है भाई? कोई मुगल नहीं, एक मुगल नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जरा एक चीज और दर्शकों के लिहाज से मैं समझ लूं सर, ये जो दाम बढ़ाए गए हैं, अभी प्रीमियम पेट्रोल पे 2.5 रुपए बढ़ा दिया गया, 22 रुपए जो बढ़ाया गया इंडस्ट्रियल डीजल पे, सर समझना ये है, क्या इंडस्ट्रियल डीजल पे जब 22 रुपए की मार बढ़ेगी पर लीटर, तो उसका असर जनता पे नहीं आएगा? जो बार बार देश में ये समझाया जा रहा है कि महंगाई कहीं नहीं बढ़ेगी, सरकार ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है। अच्छा राम प्रकाश जी, ये बताइए, ये अगर इतना जनता हमारी सोचती, तो ये तो सोचना चाहिए था ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जब $140 पर बैरल क्रूड का प्राइस था, तो हम भारतवासियों को 70 रुपए का पेट्रोल और 50 रुपए का डीजल मिलता था। और जब क्रूड प्राइस $60 पर बैरल हो गए, बल्कि ऑन एन एवरेज अगर पिछले 11 साल के निकालेंगे तो $50 रहे, $50 में हमने 100 रुपए का खरीदा, तो 44 लाख करोड़ रुपए आपने बटोरे हैं पिछले 11 साल में, 4-5 लाख करोड़ रुपए। तो पहले ही दाम बढ़ा दो। जैसे आपने किस्सा सुनाई होगा, बहुत सारे पत्रकार बंधु सुनाते हैं कि राजा ने कहा, लोगों ने राजा के पास गए कि साहब 2 रुपए की रोटी मिल रही, साहब बड़ी महंगी है। राजा ने कहा ठीक है, कहा कि 10 रुपए की रोटी कर दो। अब 10 रुपए की रोटी हो गई, लोग गए, साहब आप 10 रुपए की रोटी है, कैसे काम चलेगा, कैसे खाएंगे, एक वो हमारा घर का। उन्होंने कहा ठीक है 4 रुपए की कर दो। अरे साहब राजा, वाह वाह, मोदी 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 मोदी, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। देखिए 10 रुपए की इन्होंने 4 रुपए की कर दी, जबकि वास्तविकता यह है 2 रुपए की 4 रुपए की है। और वही पेट्रोल डीजल और जीएसटी पे जो लाखों करोड़ों रुपए हम लोगों का लूटा गया है, वही पैसा 5 किलो अनाज में 250 रुपए महीना लोगों को दे के, और एक मैसेज दे दिया किसानों को, साहब 6,000 रुपए साल हम देते हैं, हमें 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीना। 500 रुपए में महीने में क्या खर्चा चलता है, क्या होता है, लेकिन केवल गिमिक। और अब आपने देख लिया, यूएनआई भी जो है अडानी साहब को चला गया है। अब देखिए क्या क्या अडानी साहब को जाता है। बिल्कुल, अब अडानी साहब के लिए तो खैर बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं, खुलती रहेंगी, वो उनको तो जेपी सब कुछ हासिल एसोसिएट्स होता की भी रहेगा। लाखों करोड़ों की चीज जो है, वो 6,000 रुपए 7,000 रुपए गज के हिसाब से लैंड मिल गई है, जहां पे 1.5 लाख रुपए गज का रेट है। बिल्कुल, वो उनके लिए तो खैर सारी चीजें सुलभ है सर, उनके लिए किसी भी चीज को बनाया और किसी भी चीज को बिगाड़ा जा सकता है, उस परिस्थिति में सरकार है। लेकिन खैर आम जनता के लिए चिंता का विषय है 45 लाख करोड़ का डूबना। साथ में ये जो आपको घुट्टी पिलाई जा रही है ना कि महंगाई बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ नहीं रही है, असल में इंडस्ट्रियल डीजल का जो मार है, जब इंडस्ट्री पे पड़ेगी तो इंडस्ट्री घुमा के वसूलेगी आपसे, थप्पड़ मारेगी आपको। कैसे? धीरे धीरे चीजों के दाम बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी तो वजन घटाएगी। जैसे हम इसके पहले देख चुके हैं, जो सामान 20 रुपए का आता था 10 ग्राम,
वो 8 ग्राम कर दिया गया 20 रुपए का, और कहा गया कि रेट तो बढ़े ही नहीं, लेकिन 8 ग्राम करके अब उसको 6 ग्राम धीरे से कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वसूली तो आपसे ही होनी है, ये तय है। बाकी आप चाहे जय जय करिए और चाहे ताली थाली बजाइए, वो सब ठीक है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो हालात है 23वें दिन पहुंचने पर ये फिलहाल ईरान के फेवर में और ज्यादा मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, इसलिए ये युद्ध जारी है। अगर ट्रंप को कोई आज रास्ता मिल जाए निकल भागने का, तो ट्रंप निकल भागने की स्थिति में खड़े हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।